नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, इन दिनों दुनिया में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आप और हम उस समय में हैं जिस समय अपनी आंखों से भविष्य के किसी विश्व युद्ध की कल्पना को साकार होते देख सकते हैं। आप पूछेंगे क्या विश्व युद्ध होने वाला है? टफ क्वेश्चन है। मेरा कम दिमाग इसका जवाब तत्काल तो नहीं दे पाएगा, लेकिन कुछ घटनाओं को अगर वापस से चेक करें कि यार पहले पहले कभी ऐसा हुआ है क्या, तो आप रिलेट करने लगेंगे कि अच्छा, युद्ध से पहले सब लोग पहले अपनी बाजुएं चढ़ाते हैं कि हाँ भाई, अब दिखाते हैं किसमें कितना है दम। आओ अब देखते हैं युद्ध करने से पहले कि आओ हम अपनी ताकतों से कितना रूबरू हो ले। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या आज का काल या शीत युद्ध का काल जब भी दिखाई दिया तो आपको हमेशा धड़े दिखाई दिए कि दो धड़े हैं और उनमें वर्चस्व की लड़ाई है। और धड़ों में इस समय एक धड़ा ऑटोमेटिक अमेरिका बना हुआ है, पहले एक धड़ा रूस रहा करता था। आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध से सेकेंड विश्व युद्ध के बीच में तो लड़ाइयां किसी और कहानी पे चल रही थी कि बड़ा कौन है, मतलब जर्मनी निकल कर आ रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले दुश्मन थे अब मित्र हो गए हैं, वो कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं के बाद में संघर्ष शुरू हुआ, सोवियत रूस बढ़ा कि अमेरिका बढ़ा। अब उस बड़े की लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध में जो साथ साथ लड़ने वाली पार्टी थी, यानी कि रूस और अमेरिका जो लड़ रहे थे जर्मनी जापान जैसे देशों के खिलाफ, वो खुद आपस में युद्ध के बाद में क्रेडिट की लड़ाई लड़ने लगे कि दुनिया में ज्यादा पावरफुल कौन, या किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी। रूस ज्यादा बड़ा यानी कि सोवियत संघ ज्यादा बड़ा, या अमेरिका ज्यादा बड़ा। आइडियोलॉजी में एक तरफ पूंजीवादी आइडियोलॉजी लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ साम्यवादी। और इस लड़ाई को ही हमने बाद में शीत युद्ध का नाम दिया कि ये दो बड़े राष्ट्र ऐसे थे जो आमने सामने आकर नहीं लड़ते थे, एक दूसरे के पीछे रहते हुए या किसी के पीछे रहते हुए मोहरे बनाते थे। और उन मोहरों में फिर आपने बहुत से युद्ध देखे हों, चाहे फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा हो, या फिर जर्मनी की बाद का युद्ध देखा हो, या फिर वियतनाम देखा हो। ये तमाम युद्ध वो घटे जिसमें ये लोग किसी और को पार्टी बनाकर, चाहे गल्फ युद्ध रहा हो, अफगानिस्तान का युद्ध रहा हो, कहीं और जाकर लड़ते थे। अच्छा, ये लंबा समय तक चला। 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ और उसके बाद में रूस एक इकलौता देश निकलकर ऐसा बचा जो सोवियत रूस की लीगेसी को लेकर आगे चलना चाहता था, सोवियत संघ की लीगेसी को लेकर आगे चलना चाहता था। लेकिन वो रूस इतना पावरफुल नहीं था सोवियत संघ जैसा, जो कि अमेरिका के साथ पार्टी बन के लड़ सके। इस बीच में 1991 के बाद एक और पार्टी बनना शुरू हुआ और उस पार्टी का नाम था चीन। चीन ने 1991 के बाद यह देखा कि अब दुनिया में भाई हमेशा बाइपोलर वर्ल्ड रहा है, मल्टीपोलर बनने का प्रयास रहा है, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, कल को हम भी एक ध्रुव होंगे, क्योंकि कभी ना कभी रूस और अमेरिका में चाइना जिस तरह से उभर कर आया, ऐसे आज चाइना और अमेरिका में भारत कभी उभर कर आएगा। हम इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आने वाला समय हमारा है। लेकिन इस समय से पहले जो वर्तमान चल रहा है उसको हम साक्षी होते देखें, तो चाइना ने देखा कि यार इन दोनों के झगड़े में मैं अपना मौका कैसे निकाल सकता हूं, और वही हुआ। उस मौके को निकालने में इन दिनों चीन ने अमेरिका के सामने अपने आप को इस तरह रखने का प्रयास किया जैसे अमेरिका दुनिया के सामने खुद को रखता है। जैसे अमेरिका का एक बहुत ही सेट पैटर्न है कि वो हमेशा बताता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं। अभी ताजा ताजा ट्रंप का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया हमारे बिना कुछ नहीं। मतलब उनका ये जो दंभ है कि हमारे बिना कोई नहीं, तो वो वाला जो दंभ है, वो दंभ इन्होंने कुछ दिनों पहले अमेरिकियों ने दिखाया था। आपको याद होगा, पुतिन को पहले बुलाया गया अमेरिका, तो ये एक तरह से ट्रंप इस बात को ऐसे ले रहे थे कि देखो मैंने पुतिन को बुला लिया है, बुला करके उनकी पूरी झांकी सजा दी है। पुतिन को बुलाया, फिर यूरोपियन लीडर्स को बुलाया, भर भर के यूरोपियन लीडर्स जाने लग रहे हैं, नाटो चीफ जाने लग रहे हैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए कि ट्रंप मान जाए, जेलेंस्की मान जाए, पुतिन मान जाए। और ट्रंप अपने आप को दिखाने लग रहे हैं कि देखो वर्ल्ड लीडर्स मेरे पास आ रहे हैं कि मान जाओ। पूरी तरह से मतलब माहौल, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पश्चिमी देश एक साथ एकजुट होकर बैठे हुए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में। अमेरिका, अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, नाटो के देश, ये सब बैठ करके कि बस अब तो पुतिन को ये रुकवा ही देंगे। ट्रंप अपने आप को इन सबको सामने बिठाकर ताकतवर दिखा रहे थे खुद को कि तुम लोग मेरे सामने की टेबल पर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं। और यहां सब हाथ बैठ करके जो लीडर्स खड़े हैं, बैठे हैं, ये सारे के सारे लीडर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़े नेता माने जाने वाले लोग, बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं। और जब ये यहां बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं जिसका ईगो बूस्ट कर रहे थे वो इस आदमी
आदमी का था। दुनिया को यह दिखाने के लिए था, देखो दुनिया वालों, मैंने एक बार में इतने सारे देशों को साथ बिठा लिया। अच्छा साहब, इनका हो गया प्रदर्शन, ये प्रदर्शन खत्म हुआ। इस प्रदर्शन के बाद ट्रंप के अहंकार की बारी रही कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, ये है वो सब चलता रहा। इनके बाद बारी आती है इनकी, आई साहब ये निकल कर आते हैं कि अब अपनी बारी, दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल है, क्योंकि दुनिया में सेकंड इकोनॉमी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस समय चीन है। और चीन ने बड़े ही सटल वे में अमेरिका और रूस के संघर्ष में अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि वो कहीं ना कहीं अब एक पार्टी बन चुका है। मतलब अमेरिका के लिए रूस से ज्यादा अब इंपॉर्टेंट चीन हो गया है। आप पूछेंगे हम कहां हैं इस पूरी कहानी में, आप दर्शक हैं फिलहाल, तो आप दर्शक ही रह जाएंगे अगर आपने एक्शन नहीं लिए। एक्शन वही लेने हैं जो इन्होंने कभी लिए थे। हमको सीखना है, हमें सीखना है और हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। हमें लर्निंग करते हुए, और ये बात में बहुत देरी नहीं है, बहुत से देशों ने इंक्लूडिंग इन्होंने बहुत लंबे समय बाद सीखा। सीखा तो आज कहां है, वो आपके सामने है। हमारी बारी है, हम भी सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए अपने आप को लर्नर के रूप में रखते हुए देखते हैं कि ये खेला क्या खेल गए। इन्होंने खेला खेला अपने साथ में ये लेकर बैठे थे कुछ 8-10 देशों के मेंबर्स को, ये 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को साथ में परेड करा दिए। परेड कहां करा दिए? आप कहेंगे सर एससीओ मीटिंग की बात कर रहे हो क्या? नहीं, वो तो खत्म हो गई। एससीओ मीटिंग के बाद में चीन ने रखी विक्ट्री परेड। आप पूछेंगे क्या एससीओ की विक्ट्री परेड थी? नहीं, चीन ने ताजा ताजा एक परेड निकालना शुरू किया है जिसमें वो जीत घोषित करता है कि हमने एक बार जापान को हराया था। उसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस हार को या फिर उस जीत को चीन अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में वर्ष 2015 से यूज करना शुरू किया है। और उस विक्ट्री परेड में जैसे हम लोग अपने गणतंत्र दिवस में अतिथि बुलाते हैं, ऐसे ही इन्होंने अतिथियों में, भाई साहब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सब ये कोई वो नहीं है, मतलब कहते हैं ना राष्ट्राध्यक्षों के पीछे चलने वाली भीड़ नहीं है। ये सब कोई ना कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति है। आप ये पूरी भीड़ जो देख रहे हैं, नंबर 25 के आसपास मैं बता रहा हूं। अभी तक नंबर निकल के पूरा तो शायद हमारी टीम भी नहीं निकाल पाई, इसलिए हम राउंड फिगर बता रहे हैं। पुतिन दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन दिखाई दे रहे हैं। पीछे तक देखोगे तो आपको यहां पर ये अजरबैजान वाले दिखाई दे रहे होंगे, है ना। मतलब ये तमाम राष्ट्राध्यक्षों को आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं। भीड़ के अंदर आप कहीं ना कहीं तलाशेंगे तो ये लुकाशेंको आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कहाँ है? हो गया यार, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, रुको, वो भी कहीं ना कहीं है, खोजेंगे, रुको। हाँ, तो इस भीड़ में देखो कहीं शहबाज शरीफ भी छुपा होगा। खाए खाए खाए, ये रहा, ये रहा शहबाज शरीफ। मतलब ये भाई साहब भी जो है अपने बड़े भाई साहब, वेटर भाई साहब, ये भी यहाँ पर हैं आपको, ठीक है। मतलब इस पूरे इन राष्ट्राध्यक्षों की भीड़ में एक फोटो इनकी भी टकी है, ये देख रहे हो आप। ये मतलब इन्होंने एक तरीके से समझो कि यूएन जैसी बैठक बुला दी, इतने सारे नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया कि लीजिए लीजिए हम झांकी लगाते हैं। अब पूछेंगे इतने सारे वर्ल्ड लीडर कर क्या रहे थे यहाँ पे? चाइना की जीत की खुशी मना रहे थे। चाइना किससे जीता? जापान से। वही जापान जहां हमारे पीएम मोदी जाकर के $67 बिलियन लेकर आए हैं। वहां जाने के बाद वहां चीन भी गए। हम लोग तो बिल्कुल ही अलर्ट हैं कि लीजिए जापान और चीन एक साथ बैठक करके आएंगे और आ गए। मतलब इंडिया ने अपना स्टैंड बहुत पहले क्लियर कर दिया कि चाइना वालों, तुम्हें विक्ट्री परेड निकालनी हो निकाल लो, लेकिन ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ पार्टी बन के बैठ गए कि तुम्हारी जीत का जश्न हम मना रहे हैं। हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। हम जापान इसीलिए पहले गए, बिल्कुल वही किया हमने जैसे कभी अमेरिकी करते थे कि पाकिस्तान की यात्रा भारत के साथ निपटाते थे। हमने जापान से ही इनकी दुश्मनी है चाइना वालों की, इसका लाभ उठाते हुए, ये तो दुनिया में अब चर्चा का विषय बन रहा है। मतलब विक्ट्री परेड पर खोज खोज के निकाल रहे हैं कि चल क्या रहा है, किस कारण से खुशी मनाई जा रही है। हम लोगों ने तो ये दांव पहले ही खेल दिया। खुशी इस बात की है कि चाइना वालों ने जापान वालों को कभी हरा दिया था। कब हरा दिया था? जब 1937 से 1945 तक जापान ने चीन पर राज किया था। उस राज के बाद में जब उन्हें हराया था, उसकी खुशी है ये, उसके खुशी में ये विक्ट्री परेड निकल रही है। और हम लोग अपनी यात्रा जापान से ही शुरू करते हैं कि लीजिए हम जापान जा रहे हैं। तो इस तरह से हम विक्ट्री परेड में शामिल ना होकर ये चाइना को भी मैसेज देकर आए कि सुनो, आपकी खुशी में हम इस जगह शामिल नहीं होंगे, विक्ट्री परेड में नहीं बैठेंगे। कहीं आप ये कहो कि बैठे थे आप जापान के खिलाफ थे, हम नहीं है भाई, हम अपनी तरफ से हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। चाइना वालों ने बढ़िया विक्ट्री डे परेड निकाली। विक्ट्री डे परेड एससीओ के अंदर जो नेता आए थे उनसे कहा कि थोड़े दिन और रुकिए, बढ़िया परेड वरेड निकाली जाएगी, उसको एंजॉय करके जाइएगा। एससीओ बैठक में हम लोग गए थे और उसके अंदर बढ़िया फोटो फाटो हमारी भी आ गई थी। चाइना वालों ने बढ़िया झांकी निकाली और ये झांकी ऐसे निकाली कि ये सब जगह प्रदर्शित हो, सब जगह दिखे। हालांकि चाइना में क्या हो रहा है ये जनरली लोगों को पता चलता नहीं है, क्योंकि मीडिया पर वो अपने तरह से अंकुश लगाते हैं। इस बार चाइना वालों ने अमेरिकियों का ही तरीका अपनाया,
प्रोपेगेंडा फैलाने का, कि दुनिया को भी दिखे कि देखो ये कितने बड़े हो गए हैं। कैसे? इन्होंने जितनी भी तस्वीरें डाली, वो अमेरिका में जो इनकी एम्बेसी है, यानी कि चाइना की एम्बेसी इन यूएस, उस हैंडल से डाली, ताकि अमेरिकियों को तो वो हैंडल दिखेगा, और वो दिखेगा तो उससे दे भर भर के फोटो कि देखो हमने क्या मना लिया है। और भाई साहब, इन्होंने बढ़िया से तस्वीरें दिखाई, दुनिया को दिखाया झांकी लगाकर बीजिंग के अंदर कि देखो हम क्या मचा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। मैं आपको ये दिखाता हूं कि किम जोंग उन जैसा तानाशाह यहां पर गेस्ट था, और बढ़िया गेस्ट बनाकर उसको बुलाया। एक तरीके से चाइना ने पुतिन के साथ साथ किम जोंग उन को रखकर यह तो दिखा दिया कि किम जोंग उन चाइना के ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं कईयों बार आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया को आप अलग देश मत मानिए, वो चीन का ही एक तरह से एक्सटेंडेड आर्म है। ऐसा कहते हैं नटखट बच्चा है, जिसको इसलिए रखा है चीन ने ताकि जरूरत पड़े तो उसका यूज हो सके। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अमेरिका ने अपने दो देश एक तरह से कहिए एशिया साइड में छोड़े हुए हैं, एक इजराइल और एक पाकिस्तान की, तुम्हारा समय समय पर यूज होता रहेगा। ऐसे ही चाइना ने इन दिनों पाकिस्तान को छीन लिया है अमेरिका की एक ऐसे संतान के रूप में उसको, कि हाँ भैया तुमको तो हम रखेंगे। और नॉर्थ कोरिया जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है, ऐसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया को पनपा के रखा है कि तुमको भैया हमारे लिए कभी भी फना हो जाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस ने बेलारूस को रखा है कि कल को अगर हमें न्यूक्लियर बम फोड़ना हुआ तो हम बेलारूस से फुड़वा देंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर हम चाइना को कभी खुद पर नुकसान नहीं लेना है तो कभी नॉर्थ कोरिया को बोलेंगे कि जा बेटा तुम जाके गोला फोड़ के आओ, ताकि तुम्हारी कुर्बानी को हम कह देंगे शहादत थी और हम तुम्हें बचाने के लिए आगे आएंगे। तो मतलब सबने अपने अपने प्यादे देश बाहर निकाले हुए हैं जो कि उनके बिहाफ पर जाके संघर्ष कर लेंगे, बम बांध के कूद पड़ेंगे। तो साहब किम जोंग उनको आप यहां देख लिए। बढ़िया ये झांकियां जो सजी थी ये 80वीं सालगिरह मनाने के लिए थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना ने जब जापान को हराया था उस बात की। यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल शी जिनपिंग के पैरेलल जो चल रहे हैं वो आपको किम जोंग उन दिख रहे हैं, और इनके पीछे वो दूसरी संतान जो पापा से फिर पहचान मांग रही है, पापा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहां हैं। शहबाज शरीफ आपको तंग हालत में दिखाई दे जा रहे हैं। यहां की तो हालत देख करके ही लोग मजे ले लिए हैं कि पापा ये तो आप बहुत गलत कर दिए, ये आप इनको अगर संतान मान रहे हैं, इनसे बतिया रहे हैं, तो हमें इतना साइड में खड़े क्यों रखे हैं। हम समझ ही नहीं आ रहे हैं कि हम किसके हैं, हम अमेरिका के बच्चे हैं कि आपके बच्चे हैं। हम समझ, हमारा अस्तित्व संकट में है। शहबाज शरीफ का ये एआई जनरेटेड नहीं है भाई, आप ये मजाक में मत लीजिएगा, ये सही फोटो है ना। इस फोटो को देखकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि ये भाई इतना तंग और हैरान परेशान क्यों खड़ा है, कि हमारे को क्यों नहीं ले रहे हो बीच में। हालांकि इन्होंने इनसे बात की और इन्होंने बात करते समय इनसे ये कहा, हम जानते हैं कि इंडिया के साथ आपका जो व्यवहार है उसे हम जानते हैं, लेकिन हमारे साथ भी तो कुछ दोस्ती करिए। तो इनके साथ बातचीत करिए, क्योंकि पुतिन तब से रुके हुए हैं, वो सबसे मिल रहे हैं पर्सनली कि आओ भाई काफी दिन बाद बाहर निकले हैं, सब लोग आओ कुर्सियां चेंज करो, बातचीत करते रहेंगे। तो पुतिन इस समय सबसे बातचीत करने में बिजी है। इनसे भी बातचीत करी, इनसे बकायदा टेबल पर बिठा के बातचीत करी कि बोले बढ़िया सैनिक भेजे थे, बोले भाई साहब आपके लिए कुछ भी। तो मतलब कुल मिलाकर के सब चल रहा है, मतलब एक तरह से ऐसा हाल चल रहा है जिसको आप देख सकते हैं कि दुनिया में ना एक माहौल बनता जा रहा है। चीन अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करते चला जा रहा है। भारत बीच का ऐसा बंदर बन के बैठ गया है जिसको चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि कौन किसके साथ में रहे। बस इस तरह से भारत की स्थिति जो है ना, फिलहाल अमेरिका वाले चाहते हैं कि ये हमारे साथ आ जाए। मतलब तुरुप का इक्का मान लो या फिर आप खेल का वो खिलाड़ी मान लो, जिस तरफ ये खिलाड़ी चला गया उसका मामला खेला खेला हिल जाएगा। तो इंडिया के साथ खेला हो रहा है, उसके ऊपर मैं सबसे एंड में बताऊंगा कि किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से एक राष्ट्र है फिनलैंड, उसने तो पब्लिकली ये बोल दिया कि अमेरिका ने साफ तरीके से गलती करी है ग्लोबल साउथ में इंडिया को छोड़ करके। इंडिया को अमेरिका नहीं छोड़ना चाहिए था, मतलब अमेरिका को इंडिया नहीं छोड़ना चाहिए था। ये बड़ी गलती है और इस गलती का नुकसान लंबे समय में होगा। ये फिनलैंड के मतलब राष्ट्राध्यक्ष की बात है, वो हम सुनाएंगे आपको आगे चल के। अच्छा, फिलहाल के लिए आप कुछ तस्वीरों का आनंद लीजिए कि चाइना वालों ने अपनी ताकत कैसे दिखाई। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जहां पर ये बलून उड़ रहे हैं। ये एआई जनरेटेड नहीं है, आज के जमाने में क्या एआई का बहुत काम चल रहा है ना। ऐसे में ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं रियल हैं। साथ में इन्होंने भाई कबूतर उड़ाए, कबूतर उड़ाए, 80,000 कबूतर उड़ाए, और ये कबूतर इस तरह से उड़ाए गए ताकि माहौल एकदम ऐसा हो जाए कि खुशियों का है, सेलिब्रेशन का है। जहां पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है 1945 से
25 के बीच के 80 साल पूरे होने का, उसकी खुशी में 80,000 कबूतर आसमान में उड़ा करके सेलिब्रेशन किया गया। ये न्यूज आरटी के ऊपर छप कर आती है। फिर शी जिनपिंग निकलते हैं। भाई शी जिनपिंग जब निकलते हैं ना, तो ये जिस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं, एक बार के लिए तो रियल में ऐसा लगता है कि ये कोई काल्पनिक जगत चल रहा है। इस तरह से ऑटोमेटेड कहिए या फिर मैकेनिकल तरीके से चीनी सैनिक दिखाई देते हैं, या फिर ये मशीनें दिखाई देती हैं, जिसे देख करके लगता है कि ये तो केवल बनाया गया होगा, मतलब वीएफएक्स का कमाल होगा। लेकिन ये रियलिटी थी। रियलिटी क्या, आप इधर देखें। चीनी सैनिकों का इस तरह से तारतम्य में चलना, उनकी परेड का इतना अनुशासित होना, एक एक सेकंड में जिस तरह से उन्होंने अपने साहस का डेमो दिया, मतलब जिस तरह से परेड में क्या होता है ना, परेड को हमेशा अनुशासन का प्रतीक माना गया है। अगर आप किसी वर्दी वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि ये परेड इतना जरूरी क्यों है, मतलब ये पैरों का इस तरह से तारतम्य में होना जरूरी क्यों है, बहुत से लोग कई बार इस बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम लोग ट्रेनिंग में थे, जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग में था आरपीए के अंदर, राजस्थान पुलिस अकादमी में, तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत इरिटेशन होता था, यार क्यों, मतलब पैर खुद तुड़वा रहे हो यार, मतलब ये इस तरह से एक तारतम्य तरीके से क्यों चलना, मतलब कौन से युद्ध में काम आएगा या कौन से जंग में काम आएगा कि हाँ भाई हाथ मिला के चल रहे हो। मतलब कोई नहीं पूछेगा ना, जंग जब होगी सबको अपनी गन लेके निकलना है। तो फिर हमारे उस्ताद जो होते थे ना, वो हमें समझाते थे कि भाई ये जो आपको सिखाया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन है ये, क्योंकि कभी कोई जंग अकेली नहीं जीती जाती, और जो जितना वेल कोऑर्डिनेटेड फोर्स होता है वो उतनी बेहतर जंग जीतता है। तो बोले ऐसे में अगर आप इन लोगों को चलते हुए देख रहे हैं, इट शोज कोऑर्डिनेशन, कि कितना एफर्ट लगा होगा इस पूरी पूरी फोर्स को कोऑर्डिनेट होने में। जब भी आप गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर परेड होते हुए देखते हैं, तो उसमें एक बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि यार ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन की तारीफ हुई, और मजाक बनी अमेरिका वालों की। अमेरिका वालों की मजाक बनी कि इन्होंने अपनी 250वीं अभी परेड की थी। आपको याद होगा तो अमेरिका ने ट्रंप के 79th बर्थडे के दिन, उस दिन कोइंसिडेंशियली अमेरिकी फोर्सेस का 250वां स्थापना दिवस था, उस पर परेड निकाली थी। उस परेड की भाई साहब मजाक बनी कि बोले इनके बीच तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। हालांकि उस समय पर एक पक्ष और निकलकर लोगों ने कहा कि देखो जंग जो है ना, वो परेड से नहीं जीती जाती, आधुनिक मशीनरी से जीती जाती है। अमेरिकी फोर्सेस ने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें शो ऑफ नहीं करना है, जंग जीतने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और जंग जीती जा सकती है। ये एक पक्ष हो सकता है, इस पे बहुत डिबेट चलती आई है। जो तर्क इसके ऊपर सेट होता है कि साहब इन्होंने तकनीकी से युद्ध जीता है, मैं तो केवल यही कहूंगा कि नहीं, आप जीते नहीं, आप हारे हैं। और कैसे हारे हैं? अगर आप वाकई में इतने श्रेष्ठ थे, तो आपकी श्रेष्ठता में चीन कैसे उठते उठते इतना ऊपर आ गया कि आज वो आपकी आंखों में आंखें डाल रहा है? आप ही की श्रेष्ठता में रूस, जिसको आपने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, वो इतना कैसे भारी हो गया कि आपके तमाम प्रयास विफल रह गए? आज आप ही की श्रेष्ठता में यूएस हेजिमोनी की चर्चा होती है, वर्चस्व की चर्चा होती है। ऐसा अमेरिकी वर्चस्व कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि आज दुनिया का कोई देश अमेरिका को सीरियसली नहीं ले रहा है? यदि इस तरह से चीजें हो रही हैं, तो शायद ये इन्हीं के लिए मुबारक होंगी। लोगों ने इनकी खूब मजाक बनाई, पुरानी तस्वीरें निकाली, और साथ में चाइना के साथ कंपेयर किया कि चाइना ने जो वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपनी फोर्सेस को दिखाया है, वो एक अनुशासन का प्रतीक बनता है। चाइना ने, मतलब ये वीडियो देख करके तो रियल में मुझे ऐसा लगा कि ये वीएफएक्स है, लेकिन भाई ये रियल था। मतलब एक बार के लिए अगर आप देखेंगे, ये तस्वीरें जो थी ना, एक बार के लिए मुझे फेक लगी थी, लेकिन ये रियल थी। और इन्होंने बकायदा इन मिस अच्छा, आपको मैं एक और फोर्स का आपको वो बताता हूं, अगर आप उसको रिलेट कर पाए। एयरफोर्स के अंदर जब आप देखते हैं ना, कोई भी फ्लाइट तुरंत उड़ते हुए, मतलब एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट तुरंत उड़ते हुए हवा में जाता है, ये बहुत ही स्पर ऑफ द मोमेंट होता है। मतलब पायलट्स को इतना ट्रेन किया जाता है कि वो पूरे टाइम तैयार स्थिति में रहते हैं। जिसकी ड्यूटी है वो इस तरह से ड्यूटी है, मतलब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया। ये लेजर उपकरण है, बाय द वे, बीच में बता दूं मैं। इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बोला जाएगा इतने सेकंड में तो फ्लाइट हवा में होनी चाहिए, लेकिन ये तभी तो होगी जब आप इस अनुशासन में हैं। आप आराम में बैठे हैं, अरे कौन सा युद्ध हो रहा है, आराम से चलेंगे, तो हो सकता है आपको राइट समय पर वो चीजें ही ना मिले जिनसे आपको गोला फोड़ के आना था, या फिर आपको अपने जरूरी सामान ही ना मिले। जो फोर्सेस अनुशासन सिखाती हैं, उसके पीछे का एक बड़ा रीजन होता है उस मोमेंट के लिए तैयारी करना। इसी कारण से सेनाएं युद्ध अभ्यास करती हैं। आपने देखा होगा हमारी सेनाएं एनी टाइम युद्ध अभ्यास में रहती हैं। लॉजिक उसका सिर्फ इतना होता है कि उस समय
जब समय कॉल कर दिया जाए कि चलो, तो आप अपने अस्थि पंजर ना ढूंढ रहे हो, यार मेरा कहाँ है, गाली का गन कहाँ पड़ी है, अरे ये तो इसमें चार्ज वो ही नहीं हो रखा यार, इसमें ग्रीस ही नहीं लगा, वो सब चीजें ना हो। तो चाइना वालों ने अपनी सेना की जो रेडीनेस है वो दर्शाते हुए अमेरिका को संदेश दे दिया कि सुनो, हम तैयार हैं, और हम तैयार हैं ऐसी मिसाइलों को लेकर के जो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं, मतलब यहां से उड़ेंगी तो अमेरिका को निशाना बनाएंगी। बकायदा चाइना ने एक DF-5C करके मिसाइल शो की जो 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 10 मैक की गति से चल सकती है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ हम ताकतवर हैं, दिखाने के लिए कि हम कितने वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की फोर्स के साथ हो। इन्होंने अपनी मिसाइलें, अपना मिसाइल का रक्षा तंत्र सब शोकेस किया, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस पर करते हैं, इन्होंने बड़े स्केल पर किया। ना केवल ये खुद को दिखा रहे थे, बल्कि दुनिया के देशों को दिखाने के लिए देखो हम कैसा कर रहे हैं, हमारे फाइटर जेट्स देखो, ये हमारे आत्मनिर्भर तरीके से बनाए गए हैं, चाइना ने खुद ने बिल्ट किए हैं, उन चीजों को दिखाया गया। लेजर वेपन की झांकी सजाई गई, क्योंकि आजकल ये बड़ा चर्चा में है, लेजर से ही हवा में मार दे रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ दिनों पहले इनका रोबो डॉग भी देखा होगा कि कुत्ते भगा करके मशीनों के साथ दौड़ा रहे हैं, है ना। तो ये आधुनिकता के साथ साथ जिस तरह की नई तकनीकी लेकर आए, दुनिया को सारा शोकेश किया, बढ़िया शक्ति प्रदर्शन हुआ, और इन्होंने इस चीज को पूरी तरह निभा दिया। जब ये पूरा काम हो गया कि हाँ साहब बढ़िया काम हो गया है, तो लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया कि हाँ सर, ये तो इन्होंने पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन किया है। 2015 से ही ये शक्ति प्रदर्शन शुरू हुआ है। हालांकि 1945 में जो जंग जीती थी चाइना ने जापान से, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था, लेकिन उसकी खुशी में ये प्रदर्शन था। लेकिन इस प्रदर्शन को फिलहाल दिखाने का लॉजिक यही था कि अमेरिका को यह संदेश भेजा जाए कि जिसको आप आए दिन हाँकते रहते हैं, वो व्यक्ति अब, यानी कि वो देश अब हल्का देश नहीं रहा। कुल मिलाकर के एक तरह से ये कहिए कि ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा था। कोई बात नहीं साहब, ट्रंप का मजाक, आप पूछेंगे ट्रंप इतना मीनिंगफुल कब हो गया कि उसका मजाक बनाना है? देखो, मीनिंगफुल की बात नहीं है। अमेरिका एक शक्ति है, ये आप मानते हैं और हम जानते हैं, है ना, महाशक्ति है। ऐसे में अमेरिका को काउंटर करने वाला एक देश अपने तरीके अपना रहा है। पहले पुतिन को साथ बिठाता है, किम जोंग उनको बिल्कुल बगल में बिठाता है कि हम सब एक साथ आ गए हैं, तरीके हमारे चाहे जो भी हो, तानाशाही कहो, तुम्हारी भाषा में लोकतंत्र भी जब तुम्हारे हिसाब से चले तो वो लोकतंत्र भी नहीं है। अमेरिका जो लोकतंत्र फिलहाल दिखाने लग रहा है दुनिया को, जहां इन्हीं के समर्थकों ने पूरी तरह से इनके पुराने ऑफिस को घेर ही लिया था, तो इनका लोकतंत्र भी अलग तरह का है, मतलब ऐसा लोकतंत्र जो पैसे से खरीदा जा सके। ट्रंप उसी के तो पैदाइश है ना। पहले मस्क ने खरीदा, फिर ऑयल कंपनीज ने ट्रंप को खरीद लिया, अब क्रिप्टो वालों ने ट्रंप को खरीद लिया, तो फिर ऐसा लोकतंत्र भी किस काम का जहां पे पैसे वाले अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर रहे हो। तो वो भी एक बड़ा विवादित चीज चल रही है। इन दिनों लोग डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कैसी डेमोक्रेसी जिसे कुछ पैसे वाले अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जो अपनी तरह से सरकारें चलाते हैं, जिस तरह से आजकल नियो कॉलोनिज्म का दौर है, या फिर जिस तरह के पैसे वाले लोगों ने अपनी सत्ता को कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, ये कैसा दौर है? तो खैर, ट्रंप जो है अपने आप में लोकतंत्र के मसीहा बनने की तैयारी में रहते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की इन्होंने नुमाइश दे दी कि सुनो दुनिया वालों, इस बात को जान लो। इनसे पूछा गया कि सर आपने देखा कि वो आपको दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन हुआ था? बोले हाँ मैंने देखा, चीन हमारा एक अच्छा मित्र है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, चाइना को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमें जितनी चाइना की जरूरत है उससे ज्यादा चाइना वालों को हमारी जरूरत है। भाई का ईगो एकदम नीचे नहीं आता, ये अपने आप को मतलब एकदम समझता है कि ऊपर से उतर के आया है। हद तो ये हो गई कि इस परेड के ऊपर इसने ट्वीट मार दिया। क्या ट्वीट मार दिया? कि चाइना वालों को बहुत बधाई कि उन्होंने विक्ट्री डे परेड मनाई, लेकिन वो इस बात को तो नहीं भूल गए कि उनकी इस जीत में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान था। आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? 1945 में जो विक्ट्री मतलब हुई थी, चीन ने जापान से जो जीत हासिल की थी, वो असल में चीन ने किसके सहयोग से प्राप्त की थी? बोले कि ये तो नहीं भूल गए। ट्रंप भाई साहब इस पॉइंट को मार गए, और तो और जो सरकाजम मारा इन्होंने, व्यंग मारा, वो गजब का था। प्लीज गिव माई वार्म रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन, एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरी तरफ से बहुत सारी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दीजिएगा किम जोंग उन और पुतिन को, क्योंकि आप तीनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ प्रपंच रच रहे हैं। चलिए साहब, तो पुतिन का मतलब इन तक संदेश कुल मिलाकर पहुंच गया था। अब सवाल यह आता है, चीनी लोग भी इस बात को लिए कि भाई तुम्हारी वजह से हम कोई युद्ध नहीं जीते थे। तो आफ्टर ऑल वो युद्ध क्या था, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूं, हालांकि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं। असल में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तो हुआ कैसे था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बनाए हुए परमाणु बम डाल दिए गए थे, है ना। लिटिल मैन और फैट बॉय नाम से जो थे, उनको डाल दिया गया था। तो जापान जहां जहां कब्जा किए हुए था, अच्छा जापान ने
क्या था, रियल में आतंक मचा रखा था। मतलब एक टाइम था 1937 जब मतलब एक तरह से समझिए कि बड़ा हादसा हुआ था जुलाई 7 1937 को, जब मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट हुआ था। जापानी सेना जो जापान से निकल करके चाइना एंट्री की थी, उन्होंने चाइना में बहुत कोहराम मचाया था, बहुत से लोगों को मारा। जापान ने चाइना का लगभग 1/3 हिस्सा कब्जा कर लिया था, और ना केवल कब्जा किया, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, पुरुषों को बंधक बनाना, मारना, लाखों की संख्या में जापानियों ने चीनियों को मारा था। और 1937 में मतलब चाइना जो जापान जो है ना, मतलब एक तरह से समझिए कि उसको पता नहीं शक्ति का कौन सा स्वरूप उसने चख लिया था। उधर हिटलर चखा बैठा था, इधर जापान चखा बैठा था। इन्होंने मतलब अंत हद मचा दी थी, मतलब भयंकर तरीके से। जिस जापान को आज आप देखते हैं, आज का जापान और उस समय का जापान बहुत अलग था। उस समय क्रूरता, आक्रांतापना जो था ना, इनके बीच का आक्रांता जो भाव था, वो था। आज का जापान तो बिल्कुल करते हुए दिखाई देते हैं, खुश कि साहब हम तो बहुत ही अच्छे हैं, एटिकेट्स वाले हैं। पुराना इतिहास उठाकर देखिए, इनसे क्रूर कोई नहीं था, मतलब ये इस तरह के थे। इवन भारत में भी जब ये आने वाले थे, मतलब बिल्कुल बर्मा तक तो आ ही गए थे ना। ये अलग कहानी है, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए जापानियों को साथ में ला सकते थे क्या, उस तरह की चर्चाएं उस दौर में चलने लगी थी। वो एक अलग पक्ष था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, भारत आजाद होने की तैयारी कर रहा था। तो कुल मिलाकर जापानियों ने चीन में खूब उधम मचाया था। इस उधम में जापानियों का पीछे हटना बहुत जरूरी था। इधर चीनी लोग थे, वो मरे जा रहे थे, लेकिन साथ साथ वो विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 39 में तो विश्व युद्ध सेकंड शुरू हो ही गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। उस समय पर ये जो राष्ट्र थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, सोवियत रूस था, ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन ताकतों से लड़ रहे थे, जर्मनी जापान जैसी ताकतों से लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस समय पर एक तरीके से पार्टी बन चुका था चीन अमेरिका के साथ, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के साथ, कि हाँ, हम जापान के खिलाफ लड़ने वालों में हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, जब जापान ने चीन पर कब्जा किया है, तो ऐसे में ऑब्वियस है कि चीन जापान के खिलाफ है। तो एक तरह से जब जापान हारा, तो चीन ऑटोमेटिक विजेता बना। तो ये लंबे समय तक चीन ने भी सेलिब्रेट नहीं किया कि हम जीते या अमेरिका जीता। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि बम तो अमेरिका ने गिराया था ना जापान पे। जापान पर बम गिराया तो जापानी सेनाएं हटकर पीछे गई। तब जाकर उन्होंने चीन को छोड़ा, कोरियन पेनिनसुला को छोड़ा, जो बाद में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया बना। तो असल मायने में हुआ यह कि बम ना गिरता तो जापान पीछे ना हटता। जापान का सरेंडर होता है 2 सितंबर 1945 को, और 3 सितंबर 1945 को चीन वाले खुशी मनाते हैं। उसे खुशी को ही ये विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब अमेरिका वाले इनको यही याद दिला रहे हैं कि बेटा तुम नहीं जीते थे, हम जितवाए थे। लेकिन चीनी लोग इसको इस तरह से फक्र में लेते हैं कि नहीं साहब, इतने दिन तक तो हम ही मर रहे थे, हम ही मरा रहे थे अपने लोगों को। तो ऐसे में हमारे लोग खत्म हो रहे थे, तो हम तो खुशी मनाएं कि हमारे लोगों को जीत मिली थी। तो सबके पास अपने रीजन है। जापान सरेंडर करता है, और जापान के सरेंडर करने में चीन के करोड़ों सैनिक मारे गए थे, और ऐसी न्यूज थी कि चीन ने बहुत नुकसान उठाया था। इसी को सेलिब्रेट करना इन्होंने शुरू किया। शुरुआत में सेलिब्रेशन था, उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। बाद में जब 70वीं वर्षगांठ आई 2015 में, शी जिनपिंग का मतलब वैभव चढ़ता जा रहा था, उनकी वजह से मतलब बीआरआई जैसी योजनाएं निकल कर आ रही थी। शी जिनपिंग के काल में ही चीन ने अमेरिका को टक्कर देना शुरू किया। मतलब एक तरह से अमेरिका को उस तरह से उन्हीं की नीतियों में उलझाना शुरू किया। जैसे अमेरिका पहले वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के माध्यम से दुनिया को लोन बांटता था, तो चीन ने भी तरीका ढूंढा कि मैं एससीओ के न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू बांटूंगा लोन, या फिर कोई भी तरीका अपनाऊंगा जिससे दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू डेट ट्रैप अपनाऊंगा। चीन धीरे धीरे बाहर निकलना शी जिनपिंग के काल में शुरू हुआ। तो इन्होंने सबसे पहले विक्ट्री डे सेलिब्रेशन डिसाइड किया 2015 में कि चलो मनाएंगे अपन उस दिन को, और उस दिन में जापान को अपन ने हराया था। ये तो अपने लिए एक अवकाश का विषय होगा, लेकिन हाँ, हम इस चीज को दुनिया को शोकेश करेंगे कि अब हम कितने ताकतवर हैं। जो हम हारे थे और आज में हमारा कितना अंतर है, बस उसी काम को करते हुए ये चले आ रहे हैं 2015 से। पिछले 11 साल से ये लोग इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं, और इस बार इन्होंने सेलिब्रेशन में पूरी नुमाइश जो लगाई, वो अमेरिका के लिए संदेश था, और दुनिया में चीन के जो दुश्मन है उनके लिए संदेश था। अब आप पूछेंगे हम कहां हैं? देखिए, तय कर लीजिए कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि स्थिति यह है कि अगर दो देश सुपर पावर बनने के लिए हैं, चीन खड़ा है इधर, अमेरिका खड़ा है इधर, हमें भी बनना है। तो हमें बस ये तरीका अपनाना है, जिस तरह से रशिया और अमेरिका के बीच में चीन अपने आप को खड़ा कर ले गया, ऐसे ही चीन और अमेरिका के बीच में भारत अपने आप को खड़ा कर ले जाए और एक दिन सुपर पावर बने। ये हम वहां खड़े हैं। खैर, फिलहाल के लिए तमाम चीजें निकल कर आई, जिसमें कोरिया के किम जोंग उनकी पुतिन से मुलाकात की तस्वीरें, दोनों को एक साथ कस्में खाने, वादे खाने की तस्वीरें आई। सबसे इंटरेस्टिंग जो इन दिनों खबर आई वो ये थी कि अमेरिका ने भारत के साथ जो किया, वो भारत के तमाम राष्ट्रपतियों के साथ
जो भारत के संबंध रहे, भारत को बनाने में, अमेरिका अपने साथ लाने में, मनाने में बहुत मेहनत किया था, चाहे ओबामा का कालखंड रहा हो, बाइडेन का कालखंड रहा हो, कि भारत को अपने पक्ष में लेकर आओ। क्योंकि ग्लोबल साउथ जो है ना, वो ग्लोबल साउथ अब पूरी तरह से एशिया में माना जा रहा है कि यार एशियन कंट्री अब एक हो रहे हैं, और यदि ये एक हो गए तो ये दुनिया की सुपर पावर हो जाएंगे। भारत को इसलिए ये लोग खींचे चले जा रहे थे। अब ये दर्द बाहर कहां से निकल कर आया? ट्रंप को हाल ही में एक लीडर हैं जो कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहते हुए ये कहा कि भाई दुनिया वालों, इफ यूरोप एंड अमेरिका डोंट हैव ए मोर कोऑपरेटिव फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ एंड इंडिया, देन वी विल लॉस। The SCO meeting in China is a reminder to the West about what is at stake. ये प्रेसिडेंट हैं एलेक्स स्टब। एलेक्स स्टब ने, फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने पब्लिकली ये बात बोली कि हमने अमेरिका को कहा कि आपकी जो ये विदेश नीति है, हम ग्लोबल साउथ से पिछड़ रहे हैं, हम पिछड़ रहे हैं, पश्चिम का जो प्रभुत्व है वो पिछड़ रहा है, भारत को हम साथ ला करके साध सकते थे चीजों को, वो हमने छोड़ दी है। तो अमेरिका को अब ये लोग रिकॉल करा रहे हैं कि भाई साहब सुनो ना, आपकी गलतियां हुई हैं और उससे बड़ा नुकसान करने जा रहे हो। खैर, अमेरिका को अमेरिका की हालत मुबारक। फिलहाल के लिए तो यह है कि दुनिया में अब यह बात अध्ययन का विषय बन गया है कि कैसे अमेरिका ने भारत को अपनी फेल फॉरेन पॉलिसी का निशाना बना लिया। फिलहाल के लिए तो इतना ही है साथियों, जैसे भी कोई और अपडेट आता है मैं जरूर आपके साथ में साझा करूंगा। बाकी अभी के लिए आपके लिए दो गुड न्यूज हैं, और वो ये, टीचर्स डे आ रहा है 5 सितंबर। ऐसे में आप सबकी शुभकामनाओं से पहले मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है, और वो ये कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर मैं ओपन कर रहा हूं। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड, जो हमारे बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध कोर्सेज हैं, अगर आप उन्हें एक्सेस करते हैं पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो उनकी कंबाइंड प्राइसेस में आप लोगों के लिए इस अवसर पर एक ऑफर लाया गया है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का ऑफर हमने बातें बाजार की से अलग अपनी पाठशाला ऐप पर भी लेकर आए हैं, जहां पर हमारे जो कोर्सेज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैं, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिलते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज हैं, उनके साथ में आपको फ्री में हमारी ये बुक्स उपलब्ध कराई जा रही हैं 5 सितंबर के लिए। आप चाहें तो इस ऑफर का लाभ अभी से ले सकते हैं, लेकिन ये शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आपके साथ साझा की जा रही है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।